स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य की वन लाइनर श्रृंखला की ये 7वीं क्लास है और अब तक हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरी अपनी 6 श्रृंखला में पढ़ा हुआ है, जिसमें उपन्यास पर आधारित, महत्वपूर्ण विधाओं पर आधारित, कवियों पर आधारित वन लाइनर को हमने लगातार देखा है। यदि आपने अब तक नहीं देखा है तो आप उन सभी क्लासेस को जा करके पीछे से सीरियल से देख सकते हैं, जिससे बेहतर ढंग से आपकी तैयारी हो सके और इस वन लाइनर क्लास को आप समझ पाएँ। तो शुरुआत करने से पहले एक सूचना देखते हैं कि यूपीएलटी के लिए हमने जो ऑनलाइन बैच शुरू की है, 16 अगस्त से उसकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। पहले 4 अगस्त से प्लान था, लेकिन अब 16 अगस्त से शुरू होने वाला है। बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जिन्होंने इंक्वायरी की थी और उन्हें सूचना अब तक नहीं मिली, वे ध्यान से सुन लें। ये बेहतरीन ढंग से और रणनीतिपूर्ण ढंग से हम इस पर तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। नई बैच शुरू हो रही है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस न्यूनतम रखी गई है और इसके आधार पर हम बेहतर ढंग से अपनी पूरी तैयारी को शुरू करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुदामा पांडे धूमिल के बारे में। सुदामा पांडे धूमिल हिंदी कविता के महत्वपूर्ण एक कवि हैं, जिनकी कविताएं राजनीति और हिंदी कविता को जोड़ने का एक पुल की तरह काम करती है। तो सुदामा पांडे धूमिल का जो जीवन काल है वो 1936 से 1975 तक है। तो ध्यान रखेंगे, जन्मक्रम वाले प्रश्नों में यदि समकालीन रचनाकारों का नाम दे करके यदि कुछ प्रश्न पूछ लिया जाता है जन्मक्रम का, तो वहाँ पर आपको सुदामा पांडे धूमिल का 1936 ध्यान रखना है। धूमिल जी के काव्य संग्रह के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले ध्यान देंगे, इनका एक काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक, 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने समकालीन हिंदी कविता पुस्तक में लिखा है कि धूमिल के जीवन काल में मात्र एक ही कविता संग्रह उनका संसद से सड़क तक प्रकाशित हुआ 1972 में। और ताज्जुब की बात यह कि पूरे संग्रह में संसद से सड़क तक नाम की कोई कविता नहीं है, लेकिन नाम बहुत सार्थक है कविताओं के आधार पर, कविताओं के अर्थगर्भता के आधार पर। तो ध्यान रखेंगे, संसद से सड़क तक 1972 में धूमिल का पहला काव्य संग्रह है। बाकी जो काव्य संग्रह हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए हैं। कल सुनना मुझे 1976 में और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 में। 75 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 76 में कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 84 में। एक कविता की पंक्ति है इनकी बहुत महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षाओं में पूछी जा सकती है और पूछी जाती है। इसे ध्यान रखेंगे कि क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? ये इनकी एक कविता है 20 साल बाद धूमिल की, उसी कविता का ये अंश है। आज की राजनीति को देखते हुए, आज के राजनीति के चरित्र को देखते हुए आप इस कविता की सार्थकता और प्रासंगिकता को समझ सकते हैं। तो धूमिल ने राजनीति को कविता से जोड़ने का एक बेहद महत्वपूर्ण काम किया है और कविता और राजनीति के संबंधों को लेकर बहुत डिबेट हुई है, बहुत लेख लिखे गए, कई किताबें प्रकाशित हुई हैं इन्हीं कविताओं के आधार पर। एक और धूमिल की पटकथा कविता है, ध्यान रखेंगे पटकथा कविता किसकी है? धूमिल की। उसकी जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत चर्चित है कि अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। ये धूमिल की पटकथा नामक कविता से है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, एक महत्वपूर्ण कवि और हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह की कविताओं के विषय में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी कविताएं बहुत चर्चित रही हैं। जिस तरह से विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं की बहुत चर्चा होती है, वैसे ही केदारनाथ सिंह की कविताएं एक नर्म मिजाज की कविताएं हैं जो कि आपको छू कर गुजर जाएंगी अगर आप पढ़ेंगे उनकी कविताओं को। कुदाल इनकी बहुत बेहद प्रिय कविता, जो कि ग्रेजुएशन और पीजी के पाठ्यक्रमों में अक्सर आपको दिखाई पड़ जाएगी। कुदाल कविता किसकी है? केदारनाथ सिंह की। इनका जन्मवर्ष 1932 ध्यान रखेंगे। केदारनाथ सिंह की कविता संग्रह, केदारनाथ सिंह की जो कविता संग्रह है वह अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो 1983 में, बाघ 1986 में, अकाल में सारस 1988 में, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 में, तौलस्ताय और साइकिल 2005 में, और उनकी मृत्यु के बाद
ये कविता संग्रह प्रकाशित है मतदान केंद्र पर झपकी, जो कि आपको किसी पुस्तक में जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि जितनी किताबें हैं वो सब 2015-16 के पहले की चीज़ें अपडेट हैं उनमें, और ये एकदम नया उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ काव्य संग्रह है मतदान केंद्र पर झपकी, केदारनाथ सिंह। ठीक है, केदारनाथ सिंह की कविता की पंक्ति देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट की परीक्षा में कई बार दोहराई गई है कि मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। मैंने जब भी सोचा मुझे शुक्ल जी की मूछें याद आई। इस तरह की जब काव्य पंक्ति पूछ ले तो ध्यान रख लीजिएगा, केदारनाथ सिंह की काव्य पंक्ति है ये। इसके बाद हम देखते हैं नागार्जुन के विषय में। नागार्जुन का जन्मवर्ष क्या है, कई बार हमने अपनी क्लासेस में बताया हुआ है। कमेंट करके आप जरूर बताएं नागार्जुन का जन्मवर्ष क्या है। नागार्जुन के दिवंगत होने के बाद, ये तथ्य जो मैं बताने जा रहा हूँ ये नगेंद्र जी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि नागार्जुन जी के दिवंगत होने के बाद उनकी एक लंबी कविता प्रकाशित हुई जिसका नाम है भूमिजा। क्या नाम है? भूमिजा। और ये भूमिजा एक लंबी कविता है जिसे उनकी मृत्यु के बाद सोमदेव और शोभाकांत के संपादन में प्रकाशित किया गया है। तो ये नाम दिया गया है कि नागार्जुन जी की मृत्यु हो गई थी तो उनकी ये लंबी कविता सोमदेव और शोभाकांत जी ने संपादित करके प्रकाशित की है, और ये लंबी कविता है, ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी की परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि नगेंद्र जी की पुस्तक में इन सभी के विषय में बातें बताई गई है, तो आपके लिए जानकारी इसकी रखनी चाहिए। नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता है जो कि नगेंद्र जी की पुस्तक में उद्धृत है, नर्सरी राइम। नर्सरी राइम गुब्बारे की छाया में एक कविता संग्रह है नागार्जुन जी का, उसमें ये कविता है नर्सरी राइम, जिसकी एक पंक्ति है बहुत प्रसिद्ध है और नगेंद्र जी की पुस्तक में भी है कि अंदर बाहर धींगा मुश्ती, परमारथ में भारी सुस्ती, स्वार्थ में तो बेहद चुस्ती, एक दूसरे की जड़ काटें। तो ये नर्सरी राइम कविता है जिसकी पंक्ति आप ये देख रहे हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ये नागार्जुन जी की पंक्ति है। आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से आपको एकदम लैस रहना है। जो प्रचलित प्रश्न आप तैयार करते हैं उन्हें जरूर तैयार करें, लेकिन नए प्रश्नों की जो प्रकृति है जो नगेंद्र, बच्चन सिंह और शुक्ल जी की पुस्तकों में आती है उन्हें जरूर तैयार कर लें, एक जगह नोट कर लें, और न भी नोट कर पाएँ तो हमारे इस चैनल पे आपको इस तरह के प्रश्न मिलते रहेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, हम बने रहेंगे और बीच बीच में बहुत सारी जानकारियाँ आपको यहाँ मिलती रहेंगी। रामविलास शर्मा जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि रामविलास शर्मा जी हिंदी आलोचना के बहुत बड़े स्तंभ हैं। हिंदी आलोचना को लोकप्रिय, दिलचस्प बनाने में अगर किसी का एक महत्वपूर्ण योगदान है तो रामविलास शर्मा और उनके बाद नामवर जी का। तो दो व्यक्तित्व हिंदी आलोचना के बहुत बड़े हैं जिन्होंने आलोचना विधा को चर्चित किया। रामविलास शर्मा जी का जन्मवर्ष संभवतः 1912 है, ध्यान रखेंगे। रामविलास शर्मा जी प्रमुख आलोचक हैं, प्रसिद्ध आलोचक हैं, लेकिन उनकी काव्य संग्रह भी बहुत प्रतिष्ठित है, एक कवि के रूप में भी बहुत प्रतिष्ठित हैं। रूप तरंग 1956 में उनका ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। सदियों के सोए जाग उठे 1988 में इनका ये काव्य संग्रह है। बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं 1997। तो इसे कभी भूलिएगा नहीं कि रामविलास शर्मा जी आलोचक थे तो उनका कवि व्यक्तित्व आपको भूल जाना है, ऐसा नहीं हो। उनके कवि व्यक्तित्व और काव्य संग्रहों की जानकारी भी आपको हो और इन्हें सन सहित तैयार कर लें। रूप तरंग 1956, सदियों के सोए जाग उठे 1988, बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं 1997। आगे देखते हैं अकविता के दौर की जो साठोत्तरी कविताएं हैं, उस दौर में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखना है। जैसे प्रारंभ नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन हैं, तो ध्यान रखेंगे जगदीश चतुर्वेदी जी थे। प्रारंभ नामक काव्य संग्रह का उन्होंने संपादन किया। इसकी विशिष्टता क्या थी? इसमें कुल 14 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। तो उस दौर में ये था कि कविता आंदोलन चलाए जा रहे थे, बहुत सारे कवियों को लेकर के एक वैचारिक आधार निर्मित किया जा रहा था प्रतिष्ठा के लिए, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी। ऐसे ही प्रयास में जगदीश चतुर्वेदी जी ने प्रारंभ नामक काव्य संग्रह में 14 कवियों की कविताएं संकलित की, प्रकाशित की 1963 ईस्वी में।
ये तथ्य महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिए। इन्हीं से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि निषेध नामक कविता संग्रह का संपादन किसने किया। ये जगदीश चतुर्वेदी जी ही थे जो इस तरह का काम कर रहे थे कि 11-11, 14-14 कवियों को लेकर के काव्य संग्रह का संपादन कर रहे थे। तो 1972 में जगदीश चतुर्वेदी जी ने निषेध नाम के एक काव्य संग्रह का संपादन किया, जिसमें कुल 11 कवियों की कविताएं संकलित हैं। तो प्रारंभ में 14 कवियों की कविताएं संकलित हैं और निषेध में 11 कवियों की। दोनों के सन याद रखिएगा, 63 और 72। जगदीश चतुर्वेदी जी अकविता के दौर के कवि हैं, जिसमें निषेधवाद होता है, नकार की प्रवृत्ति होती है, किसी भी मूल्य को मानने की प्रवृत्ति नहीं होती है। यानी जो मूल्य, जो जड़ताएं मनुष्य के जीवन में, विचारों में, उसकी भावनाओं में थोप दी गई हैं, उन सभी को पूरी तरह से, एक होता है नकार, एक होता है पूरी तरह से नकार, जिसे निषेधवाद कहा जाता है। तो निषेधवादी कविताएं अकवितावादी कविताएं हैं। जगदीश चतुर्वेदी का जो काव्य संग्रह है महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इतिहास हंता 1970 में, डूबते इतिहास का गवाह 1980 में, और एक तीसरा काव्य संग्रह है नए मसीहा का जन्म 1988 में। तो इतिहास हंता, डूबते इतिहास का गवाह और नए मसीहा का जन्म, ये जगदीश चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है। एक और महत्वपूर्ण कवि है चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले जी आरंभ में अकवितावादी रहते हैं, वही नकारवाद, वही निषेधवाद, हर तरीके की वर्जनाओं को तोड़ने की प्रवृत्ति। तो नगेंद्र जी इनके बारे में लिखते हैं कि प्रारंभ में उनका झुकाव अकवितावादी था, किंतु बाद में वे वामपंथी विचारों से प्रभावित हो गए। ये नगेंद्र जी लिख रहे हैं चंद्रकांत देवताले के बारे में। चंद्रकांत देवताले यदि बहुत चर्चित है तो अपनी एक कविता के बारे में, अब वो है पत्थर की बेंच। आप लोगों ने संभवतः पढ़ी हो, यदि नहीं पढ़ी है तो एक बार गूगल पे सर्च करके पत्थर की बेंच कविता पढ़िए। बहुत बहुत शानदार कविता है, बहुत भावनात्मक कविता है, एक बार पढ़िए। इनके काव्य संग्रहों को देख लीजिए। लकड़बग्गा हंस रहा है 1981 में, रोशनी के मैदान में 1982 में, आग हर चीज़ में बताई गई थी 1987 में, उजाड़ में संग्रहालय 2003 में। तो चंद्रकांत देवताले जी 81 से लिखना शुरू कर रहे हैं और उनका अंतिम जो काव्य संग्रह है वो उजाड़ में संग्रहालय। अब देखिए नाम कितने शानदार शानदार हैं इनके काव्य संग्रहों के। लकड़बग्गा हंस रहा है, कहाँ? रोशनी के मैदान में। और रोशनी कैसी? क्योंकि आग हर चीज़ में बताई गई थी, और जब आग हर चीज़ में है तो उजाड़ में संग्रहालय 2003। तो याद करने का एक तरीका आप अपने से बना सकते हैं, ये मैंने एक आम तौर पे बताया है। तो ये सारे महत्वपूर्ण कवि हैं जो समकालीन यानी साठोत्तरी की कविताएं लिख रहे थे। साठोत्तरी दौर में अलग अलग काव्य आंदोलनों से जुड़ करके आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये कवि, ये रचनाकार, इनके काव्य संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस छोटी सी क्लास की उपयोगिता यही है कि आप इसे अच्छे से तैयार कर लें इसके तथ्यों को, ताकि आने वाली परीक्षाओं में बेहतर ढंग से आपकी तैयारी हो और आपका आत्मविश्वास हो कि आपने छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के अलावा आपने समकालीन दौर के रचनाकारों के विषय में भी जानकारी बनाए रखी है। तो दोस्तों, यूपीएलटी का फुल कोर्स हम चलाने वाले हैं जो वो शुरू हो रहा है 16 अगस्त से। बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं। आप भी यदि जुड़ना चाहते हैं और रणनीतिक ढंग से, सुनियोजित ढंग से इस पाठ्यक्रम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। बेहतरीन ढंग की क्लासेस आपको मिलेंगी ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपकी सफलता की दर बढ़े, आपका आत्मविश्वास बढ़े और बेहतर गाइडेंस हो सके। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में नए तथ्यों के साथ। तब तक नमस्कार, शुभकामनाएं।